हेलो नाइन्थ क्लास बेटा, आपका ये जो साइटोप्लाज्म में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था साइटोप्लाज्म के बारे में, तो आप इस वीडियो में जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स होते हैं यानी कोशिका के भाग होते हैं, उसमें से जो पहला भाग ले रही हूँ मैं सबसे पहले, वो क्या है बेटा, आपका गोल्जी तंत्र या गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, इसको कई नामों से जानते हैं। इसका नाम गोल्जी बॉडी भी है, गोल्जी तंत्र भी है, गोल्जी एपरेटस भी है, मतलब कई नामों से इसको जाना जाता है। ठीक, ओके। अच्छा, इसका जो आकार है बेटा वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, मतलब बड़े साइज का होता है ये सेल में। और इसकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी? कैमिलो गोल्गी ने। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी? कैमिलो गोल्गी ने। क्लियर? गोल्गी। ओके, इसकी खोज किसने करी थी? कैमिलो गोल्गी ने। कब की थी इसकी खोज? इसकी खोज की थी 1898 में। 1898 में। क्लियर? तो इसके कौन कौन से नाम हो गए? इसके नाम है गोल्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है इसको, गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है, गोल्जी और सिंपल गोल्जी के नाम से भी जाना जाता है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है बेटा। ठीक है, गोल्जी काय आपको पता है, हिंदी में तो कहते ही हैं इसको गोल्जी काय। ओके, नेक्स्ट है हमारा किसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, यानी ये सेल में मीन्स साइटोप्लाज्म में कहाँ पे पाया जाता है? तो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेक्स्ट यानी बाद में, और जो न्यूक्लियस होता है हमारा, न्यूक्लियस के ठीक नियर बाई यानी नज़दीक। ठीक है बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक बाद पाया जाता है और न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब पाया जाता है। ये इसकी पोजीशन हो गई। क्लियर? अब आपको पता है ना कि सेल में न्यूक्लियस कहाँ पर होता है। जैसे हमारी ये एक सेल है और इस सेल में ये न्यूक्लियस बीच में होता है, आपको पता है। तो ये जो गोल्जी बॉडी है ये सेल के बहुत नज़दीक पाई जाती है बेटा। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है कि ये क्या होते हैं, ये जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं इनका आकार थोड़ा बड़ा होता है। मैंने पहले बता दिया था आपको कि इनका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, और मतलब सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी अपेक्षा इसका आकार सबसे बड़ा होता है। क्लियर? अब ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। ठीक है, अब बोलोगे कि मैम यूकैरियोटिक क्या होता है? तो बेटा आपकी सिलेबस में है कि कोशिकाओं के कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रकार हैं आपके, तो उसमें से आपका है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसको मैं आपको लास्ट में कराऊंगी, मतलब इसके जब ये सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको सीधे वही कराऊंगी बेटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको यही पॉइंट याद रखना है कि ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। क्लियर? ओके, अब ये इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है? इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा थैली के जैसा। कैसा? बिल्कुल थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। थैली की तरह संरचना होती है इसकी। ये देखिए, आपको ये पाउच जैसे दिख रहे हैं, तो पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। बिल्कुल जैसे थैली होती है ना, पाउच में बंद होती है, बिल्कुल ऐसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल फ्लैटेंड सैक्ड पाउचेस कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, फ्लैटेड सैक्ड पाउचेस यानी एक फ्लैट हो गई, फ्लैट स्ट्रक्चर है इसका। ये देखिए, आपको फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये देखिए फ्लैट है बिल्कुल ये स्ट्रक्चर, और थैली जैसी बिल्कुल पाउच होते हैं जैसे, पाउच के जैसे इनका स्ट्रक्चर ये बने हैं। ये देखिए, एक पाउच ये है, एक इसके पीछे है, एक इसके पीछे, अलग अलग भी ये पाउच में आपको दिख रहे होंगे। तो सेल में भी मतलब साइटोप्लाज्म में भी ये ऐसे ही रहते हैं। इन पाउच को क्या कहते हैं? इन पाउच को कहते हैं सिस्टर्नी। इन पाउच को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी बेटा। इन पाउच का नाम क्या है? सिस्टर्नी। ये जो गोल्जी बॉडीज़ में ये पाउच होते हैं इनका नाम क्या है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। ठीक है, इसका नाम क्या है? सिस्टर्नी। क्लियर? अब इसके ये तो इसकी पोजीशन हो गई, इसके काम हो मतलब इसकी संरचना हो गई। अब इसका काम क्या है? सेल में इसका काम क्या होता है? ठीक है, तो
जो कोशिका है, कोशिका में इसका काम होता है बेटा, वैसे तो इसका काम है प्रोटीन को छांटना, प्रोटीन का संश्लेषण करना और प्रोटीन का परिवहन पूरी सेल में करना। ठीक है, आप देखिए कि जो मैंने बोला था ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद पाई जाती है। तो जो प्रोटीन का संश्लेषण है, वैसे तो वो राइबोसोम में भी होता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो प्रोटीन का संश्लेषण है, संश्लेषण का मतलब एक तरीके से आप डाइजेशन ही मान के चलो। ठीक है, तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक, तो ये गॉल्जी बॉडी क्या करती है, इसको छांटती है, प्रोटीन को क्या करती है, मतलब सेपरेट करती है, और इस प्रोटीन को कहाँ, इन बैग्स के थ्रू कहाँ पहुँचाती है, पूरी सेल में पहुँचाती है। ठीक है, क्योंकि पूरी सेल में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो ये प्रोटीन को यहाँ से ले जाके पूरी सेल में क्या करती है, पहुँचाती है। क्लियर, ये इसका काम है बेटा। ओके, अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बेटा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।